नमस्कार, यार से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 684 आज हमारे साथ है प्रहलाद तुनगरिया, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी हैं जी भीलवाड़ा में पदस्थापित हैं। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं सबके लिए, ये तो वीडियो यार से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय पे हमारे लिखित नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करते उठाएंगे, ठीक है जी। तो शुरुआत हैं परिचय से। जी, बताएं अपने परिवार में से माता पिता का नाम। मेरे पिताजी का नाम श्री बोलूराम जी जी। और माता का नाम नाथी देवी है। और पीछे याद है दादा दादी जी का? बिल्कुल, दादाजी हमारे कालूराम जी थे जी। और दादी जी मंगनी देवी थी। मंगनी देवी। और पीछे याद है? बिल्कुल, उससे पीछे का तो मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननिहाल मीठड़ी कुचामन के पास नागौर जिले में है। नाना नानी जी का नाम? नाना जी का नाम तो मुझे याद नहीं है, न नानी जी का नाम याद है। कोई बात नहीं। मामा जी का? मामा जी का एक का है ईश्वर राम जी, पेमाराम जी। और ससुराल कौन सी जगह है? मेरा ससुराल दांतारामगढ़ के पास दलतपुरा गांव में है। दलतपुरा गांव। तो सास ससुर का नाम? ससुर जी का नाम श्री हीरालाल जी है और सास का नाम छोटी देवी। और धर्मपत्नी? माया देवी है। माया देवी। और बहन भाई कितने आप? हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें 2 बहनें और 3 भाई हैं। नाम क्रम से? बड़े हैं हमारे बड़े भाई साहब श्री मदन लाल जी, जो वर्तमान में अध्यापक हैं। मैं प्रहलाद तुनगरिया, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी भीलवाड़ा। छोटा भाई वीरमाराम, जो सूबेदार से रिटायर्ड है और वर्तमान में राजस्थान रोडवेज राजस्थान पथ परिवहन निगम आगार सीकर में यातायात प्रबंधक है। ओके जी। और बहन? 2 बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर करड़ गांव में है, जो हमारे बहनों ही हैं। वो वर्तमान में एसपीबीजे दातारामगढ़ में कैशियर के पद पर पदस्थापित है। और छोटे जीजा जी हैं हमारे, जो वर्तमान में मुंडवाड़ा ग्राम में हैं, जो दुकान चलाते हैं। अच्छा, तो संतान? मेरे 3 संतान हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। नाम क्रम से? बड़े बच्चे का नाम योगेश कुमार है, जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं और उसकी शादी भी कर दी हमने। और पुत्र वधू है, वो वर्तमान में ग्राम पंचायत पूरा छोटी की सरपंच है। और छोटे बच्चे का नाम प्रवीण कुमार तुनगरिया है, जो वर्तमान में एयरफोर्स में फ्लाइट इंजीनियर है, जो केरल में पदस्थापित है। और पुत्री, जिसको अभी बावड़ी ग्राम रिंगस के पास उसकी शादी की हुई है। नाम? जो अनामिका नाम है। और दामाद एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी टोंक है। आपने शैक्षणिक योग्यता हमारी एमए नेट है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता हमारे पास के गांव मुंडवाड़ा काशी का बाद और उसके बाद श्री कल्याण स्कूल सीकर। उसके बाद ग्रेजुएशन हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से और पीजी भी हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। तो प्रिय मित्र बताना चाहें? प्रिय मित्र हमारे 2 हैं, जिसमें एक है राजेश कुमार जी गौर, जो सुजानगढ़ से हैं, और दूसरे हैं श्री नमीचंद जी प्रजापति, जो वर्तमान में सुजानगढ़ से हैं। और गांव में देखा जाए तो गांव में तो सारे मेरे मित्र ही मित्र हैं। और प्रिय गुरु जी? प्रिय गुरु हैं हमारे श्री राकेश कुमार जी सैनी, जो वर्तमान में रामपुरा स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है। तो खेलों में रुचि रही है आपकी? शुरू से ही खेलों में तो बहुत ज़्यादा रुचि रही है। हम फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, दौड़ भी काफ़ी लगाते थे हमने। इसके अलावा हमने आर्मी में जाने के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम भी आर्मी में जाने के लिए सीकर भर्ती हुई थी, उसमें गए थे, तो 50 लड़कों की दौड़ में मैं फर्स्ट आया था। तो साहित्य की रुचि? साहित्य में कलाम साहब के साहित्य को ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी को। तो बाद में सेना में भर्ती में सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सेना में भर्ती के लिए मैं क्वालिफाई तो कर चुका था, लेकिन मेरा उस समय वेट कम था, वजन कम था और सीना भी कम था। उसके कारण से मुझे बाहर कर दिया गया। तो फिर अच्छा ये बताएं कि भ्रमण कहाँ किया हिंदुस्तान में या बाहर कहीं?
तो राजस्थान से बाहर तो अभी कोई भ्रमण किया नहीं है, लेकिन राजस्थान से बाहर अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो बीकानेर है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, जयपुर है, काफ़ी जगह देख ली। ठीक है। तो बात करें आजीविका की, तो आप कंपाउंडर थे ना? जी, मैं रेडियोग्राफर था। अच्छा, रेडियोग्राफर थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुजानगढ़ में 1998 से मैं लग गया था। और हमारा परिवार बेसिकली एक बहुत ही गरीब परिवार से निकला हुआ परिवार है। हम खेती करते थे, ग्रामीण कल्चर के लोग हैं जो मजदूरी करके हम तीनों भाइयों को हमारे पिताजी ने पढ़ाया। उसके बाद हम एक एक करते करते नौकरी लग गए। लेकिन उस जिस गरीबी से हम निकले हुए थे, तो हमें वो पूरे दिन याद थे कि हमें इस गरीबी को कैसे बाहर करना है और किस तरह से हमें धरातल पे आके खड़ा होना है। उसके लिए हम प्रयास करते रहे। सन 1998 में मैं रेडियोग्राफर के पद पर लगा। लगने के बाद में 2005 तक हमने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। 12वीं करने के बाद लग गए। लेकिन 2005 में हमारे एक मित्र हैं जो अभी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डूंगर कॉलेज लोहिया, धीरज बाकोलिया, जो पूर्व में वीडियो भी रहे। उन्होंने मुझे कहा कि प्रहलाद जी RS की तैयारी करते हैं। तो RS के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, 12वीं पढ़ा लिखा था। तो मैंने कहा यार पूरा नाम तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि यार राजस्थान प्रशासनिक सेवा होती है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से, बोले सब्जेक्ट कोई भी हो। तो उन्होंने उसमें BA के फार्म निकले हुए थे फर्स्ट ईयर के, तो हम फार्म अप्लाई करवा दिया। 2007 में हमने BA कंप्लीट किया। 2009 में हमने PG कंप्लीट की और 2009 कंप्लीट करते करते नेट क्वालिफाई किया, जिसमें लोक प्रशासन से हमने नेट क्वालिफाई किया। और उसके बाद 2010 RS RTS एग्ज़ाम 2010 दिया, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। और फरवरी 2012 में फाइनली हमें सेलेक्ट करके ट्रेनिंग के लिए OTS जयपुर बुला लिया गया। तो प्रथम नियुक्ति आपकी किस पद पर हुई और कहाँ? प्रथम नियुक्ति मेरी रेडियोग्राफर के पद पे नहीं, इसमें RS में हुई। और RS में 13 फरवरी 2012 को हुई, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री माधोपुर सीकर ज़िले में, वहाँ पे मुझे जूनियर कमर्शियल टैक्सेज ऑफिसर के रूप में कार्यभार सौंपा गया। वहाँ पे नौकरी करने के बाद में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई। फिर अगस्त 2021 में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर GST राजसमंद लगाया गया। राजसमंद से अभी पिछले 6-7 दिन पूर्व भीलवाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर का पद का कार्यभार सौंपा गया। कार्य कर सकें? अभी वर्तमान में मैं सुजानगढ़, श्री माधोपुर सीकर, जयपुर प्रॉपर सीकर, राजसमंद और वर्तमान में भीलवाड़ा में। तो आपके जैसे आप रेडियोग्राफर के पद पर थे, तो उसमें क्या आपके मतलब पदभार रहता है, क्या क्या कार्य रहते हैं? रेडियोग्राफर के पद पर ऑलमोस्ट एक्सरे, ECG, सोनोग्राफी, CT स्कैन, जांच का काम करवाया जाता था। और अभी जो आप कमिश्नर के पद पर, सहायक कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं GST में, वहाँ आपकी क्या भूमिका है? वहाँ पे जो ये टैक्स पे डीलर्स हैं और टैक्स इवेजन डीलर्स है, उनके ऊपर कार्रवाई करना है। हमें मंथली टैक्स के बारे में पूरी डिटेल लेना है, उनसे हर माह टैक्स जमा करवाना है, जिनकी तो पूरा लक्ष्य रहता है कोई? बिल्कुल, हमारा हर महीने का अलग अलग टारगेट रहता है। और करीब 1 साल का हमारे सर्किल का टारगेट 30 करोड़ का है, जो हमें वसूल करना पड़ता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैंने महसूस किया, जैसे कि विदेशों में कुछ देशों में देखते हैं तो वहाँ टैक्स देने वालों की प्रतिशत ज़्यादा हाई रहता है ना, और सिस्टम भी कुछ इस तरीके से तय किया होगा कि स्वतः जो है कुछ टैक्स आ भी जाता है। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कितने कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे कि समोसे वाले, कचौरी वाले भी करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं बहुत, लेकिन वो नहीं गिनती में आते, जबकि वो आम आदमी से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बड़े लोग हैं तो छोड़ ही दो। तो हमारे यहाँ टैक्स का प्रतिशत मैंने कभी सुना है कि 2%, 3% कुछ होता है, ऐसे ज़्यादा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूनतम है। तो इसके लिए कोई सरकार प्रयास करती है भाई? समय समय पर राजस्थान सरकार प्रयास करती है और केंद्र सरकार भी कई प्रकार के नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स निकालती है, जिनमें जो टैक्स चोरी करने वाले व्यवसायी होते हैं उनके पूरे कार्रवाई करवाती है। और उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके कलेक्ट करके उसके ऊपर हम टैक्स का आरोपण करते हैं, उसको हम सरकार में जमा करवाते हैं। कोई आकर्षक योजना भी निकालते हैं यहाँ, छूट कई प्रकार की कई बार सरकार एमनेस्टी स्कीम निकालती है, जिसमें
पुरानी जितनी भी बकाया मांग होती है या कोई सी फॉर्म्स की डिमांड होती है, डिक्लेरेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं या 4E1 डिमांड होती है, तो जो पुरानी हो जाती है और जिनके आने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है, तो सरकार विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं निकालती है। तो जो GST है ये मुझे थोड़ा सा जटिल सा लगता है ना इसकी प्रणाली। कुछ व्यवसायों को भी कहते हैं कि समझ वो भी भ्रमित से हैं। अभी सरकार ने पहले वादा किया कि इसमें बदलाव नहीं करेंगे, फिर बदलाव करेंगे, फिर काफ़ी तरह की मीटिंगें हुई, काफ़ी तरह के स्लैब जो कम ज़्यादा किए, कभी कभी रातों रात टैक्स के वो बदल जाती है स्लैब, तो वो भी थोड़े से भ्रमित है, क्या करें कैसे करें। तो जब 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ, उसके बाद से लेकर GST के बारे में कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो GST एक्ट लागू किया गया है वो इतना अच्छा एक्ट है। अगर उस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो जिस प्रकार से आज स्पेन में है, फ्रांस में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, विभिन्न देशों में जो टैक्स आना चाहिए प्रत्येक व्यापारी से, उस टैक्स को अधिकाधिक लोग टैक्स के दायरे में आए और टैक्स को प्रॉपर टैक्स जो सरकार में जमा होना चाहिए वो जमा होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ये जल्दबाजी में लाया गया, आपका लोग ये कहते हैं पूरा अध्ययन करके लाया गया। बिल्कुल, ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा पूरी तरह से विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पूरी प्लानिंग से पूरी तय करके पूरा सिस्टम तैयार करके उसके बाद में ये लागू किया गया है। कोई जल्दबाजी का सिस्टम नहीं है। गलती कहाँ है? गलती ये है कि इस सिस्टम को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है भारत में, और शिक्षित लोगों का भी अभाव है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज कम रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज लेते जा रहे हैं, और जैसे जैसे किसी CA एडवोकेट के पास में बैठते थे उनको ज्ञान भी होता जा रहा है। तो आपके हिसाब से प्रतिशत बढ़ रहा है? धीरे धीरे इनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और टैक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चलो अच्छी बात है। तो कलेक्शन जो है वो मैं भी सुनता हूँ कि 1 लाख 1 करोड़ हो रहा है ना? बिल्कुल, 140 लाख करोड़ का जो टैक्स लास्ट ईयर राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया है। पहले 70-75 से चालू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है। और इसमें ये बताएं कि कई बार क्या होता है कि हम चर्चा में रहते हैं जो कुछ अधिकारियों का रवैया जो होता है ना वो थोड़ा सा असहयोगात्मक रहता है। ये आरोप लगते हैं कि भाई जैसे जाते हैं तो काम होने में थोड़ी सी लाल फीताशाही होती है। सारे जैसे नहीं होते हैं लेकिन होता है कुछ थोड़ा बहुत, इससे थोड़ी मायूसी होती है। जी ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल क्या है कि एक्ट और रूल्स के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। कई प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं, कई तरह से सिस्टम को पढ़ के, एक्ट को पढ़ के हमें उस कानून को लागू करना पड़ता है। तो हो सकता है उस कार्य में कुछ समय के लिए टाइम ज़्यादा लग जाए, तो व्यापारी या किसी भी सामने वाली पार्टी को ये लगता होगा कि हमारे साथ हरेसमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्टमेटिक ढंग से और रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कार्य होना चाहिए वो पूरा एकदम सही होता है। जैसे आप रेडियोग्राफर के पद पर फिर RS में है, तो एक थोड़ी सी एक प्रेरणास्पद जो है वो यात्रा है, ठीक है जी। तो आपने जिस तरीके से तैयारी की, जिस तरीके से लगाव रहा और सफलता हासिल की, तो अपने शब्दों में अगर कोई प्रेरणात्मक बात कहना चाहें, जैसे कि जो तैयारी करने वाले हैं कुछ मायूस हो जाते हैं, जिनके लिए कुछ कई बार संसाधन में कमी होती है, उनका भी रोना रोते हैं, मतलब है कुछ आड़े आते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं RS की, फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट उनको सफलता नहीं मिलती, तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई है और सुधार करो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक तरह से अपना शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आपका प्रथम बार में हो गया था कि किस बार? मेरा सेकंड टाइम में RS। अच्छी बात है। मैं होता है। और रैंक कौन सी आई थी? मेरी 613 ना। ठीक। तो अभी बात करते हैं 2-4 बातें। आपके जैसे पुत्र वो जो सरपंच है ना जी, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अधिकांश परिवार के लोग भी इतना सहयोग करते हैं फैसले लेने में, कुछ मतलब कि सरपंच प्रतिनिधि तौर पर भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो बताना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो है वो गांव में क्या क्या विकास कार्य है? कि हमारी ग्राम पंचायत के चुनाव अक्टूबर 2020 में संपन्न हुए। हमारी ग्राम पंचायत एक नवसर्जित ग्राम पंचायत थी। फर्स्ट बार एक SC जनरल की सीट थी, लेकिन एक महिला को ग्रामवासियों द्वारा इस गांव के 3 राजस्व ग्राम के जनता द्वारा साथ दिया गया और एक महिला को प्रथम बार चुना गया।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता द्वारा जो हमें सहयोग दिया गया, हमारे ऊपर विश्वास किया गया, हम उसके ऊपर खरा उतरना चाहेंगे। और हमारी ग्राम पंचायत बनने के बाद, चुनाव होने के बाद, ग्राम पंचायत में प्रथम पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जो आने वाले 2 या 3 महीने में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की बड़ी टंकी, जिसमें हर घर नल, घर घर जल, जो अभी केंद्र सरकार और ग्राम पंचायत की योजना है, उसमें भी पानी की टंकी निर्माणाधीन है। तथा गांव में पाइपलाइन बिछाकर पूरा जाल एकदम घर घर के लिए बिछा दिया गया है, जिसके कनेक्शन भी करीब करीब घरों में हो गए हैं। और इसके अलावा पानी की 2 ट्यूबवेल भी करवा दी गई है। तथा गांव में ग्रेवल सड़कें भी अभी चल रही है और कई जगह ब्लॉक भी चल रहे हैं, सीसी ब्लॉक वगैरह। हमारा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम काशीगाबास में जो 60 साल में भी उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे गांव में भी कभी रोशनी होगी क्या, तो वहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट अभी लगवाई है। तो गांव में, पूरे गांव में रोशनी हो रही है। इसके अलावा हमने शमशान घाट का कार्य, वहाँ पूरी तरह से शमशान घाट ऐसे था कि जाके खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे उसका हमने समतलीकरण करवाया है। तथा वहाँ पे एक पानी की टंकी अभी हमने शुरू करी है, जिससे वहाँ पे एक स्कूल भी है, उसके लोग भी, बच्चे भी पानी पियेंगे। और उधर शमशान घाट की तरफ जाने वाले लोगों के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने वहाँ पे 20 लाख रुपए पंचायत समिति मद से स्वीकृत करवा कर सोलर, ट्यूबवेल और पानी की टंकी की व्यवस्था भी अभी करवा रहे हैं, जो आने वाले कुछ समय में वहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत में रास्ते, पुराने रास्ते कई सालों से बंद पड़े थे, जो काफ़ी विवादास्पद थे, उनको हमने बिल्कुल आपसी सहमति से, मिल बैठकर प्यार और प्रेम से और स्नेह से, एकदम भाईचारे के भावनाओं से युक्त हमने उनको बातचीत की। और हमने एक ही रास्ता अपनाया कि हमारे पास कार्य करने का एक ही सिस्टम है, वो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ मिल बैठ के बातचीत के तरीके से उसका समाधान निकालना। हमारे पास दूसरा कोई सिस्टम नहीं है और उस सिस्टम को हम फॉलो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि सभी ग्रामवासी कहते हैं ना कि गांव राम हुए। सही है, भाई तो गांव के सभी लोग तो भाई बंधु, हमारे काका बाबा सभी यही रहने वाले हैं। तो हम सभी जो भी करते हैं वो मिल बैठ के सबसे बातचीत करके उसका समाधान निकालते हैं। अभी हमने नीमनाडा ग्राम में करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता, जो उस रास्ते को कई लोगों ने कहा कि ये रास्ते में तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा क्या। उस रास्ते को, जो 8 फीट की गली थी, उसको हमने 25 फुट चौड़ा करवा के, दोनों तरफ पत्थर गड्डी करवा के 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता पूरा का पूरा हमने 25 फीट चौड़ा किया है। इसके अलावा काशीगाबास में भी हमने 22 फुट चौड़ा रास्ता, जो वो भी हमने मिल बैठ के आपसी सहमति से किया है। इसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत में जो ठाकुर जी के मंदिर से गुलाब स्टैंड जाने वाला रास्ता बहुत विवादास्पद रहा, उस रास्ते को भी हमने 18 फुट कटान में करवाया है। इसके अलावा अभी लांबी तलाई की तरफ भी एक रास्ता था जो विवादास्पद था, उस रास्ते को भी हमने पूरी तरह से करके 25 फुट चौड़ा रास्ता हमने कल ही कंप्लीट करवाया है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में अधिकाधिक विकास हो। गांव का जो भी है, एक नाली निर्माण का सिस्टम, गंदे पानी की निकास की व्यवस्था, गांव में रोशनी की व्यवस्था, तथा गांव में सड़क के दोनों तरफ सीसी ब्लॉक की व्यवस्था, हम उसको लगाने का अभी हमारा चल रहा है। हम हमारे जनप्रतिनिधि MLA और MP लेड से हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक हमें बजट मिले और उस बजट के अकॉर्डिंग हम ग्राम विकास के कार्यों को संपादित करें, जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संपादित होने वाली विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे गांव के लोग, गांव की जनता, हमारे भाई सभी उससे लाभान्वित हो सकें। आप जुझारू किस्म के आदमी हैं, अपने कर्मस्थली में वहाँ भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, और यहाँ इसमें जो अपने सरपंचाई आपकी आई है परिवार में, वहाँ भी है ना, तो काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी तरह के सहयोग की अपेक्षा भी रहती है ना। तो गाँववासियों के नाम संदेश, हम ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ग्राम विकास के जितने भी कार्य हैं उनको अधिकाधिक, जिसकी भी जितनी जानकारी है वो सहयोग करके, आपसी चर्चा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वित की तरफ बढ़ाएं, तथा आपसी सहयोग से मिल बैठ कर सभी कार्य करें। और हम ये भी कहते हैं कि हमारी कोई
पार्टी नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी ग्राम विकास एक पार्टी है। हम गांव के विकासों को अधिक करना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपका सहयोग अपेक्षित है जी। सभी ग्रामवासियों को जितना हम, जो गरीब जनता है, जो अभाव में जीने वाले हैं, जो पीछे की पंक्ति में अभी भी आज सबसे पीछे हैं, हम उनको अधिकाधिक लाभान्वित करना चाहते हैं और गांव की मुख्य धारा में उसको सम्मिलित करना चाहते हैं ताकि उनको विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ हो। बहुत बहुत नेक विचार। एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। बिल्कुल सर, हम इसके बारे में हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले अभी मानसून सत्र चल रहा है तो हम खेल ग्राउंड भी बनाएंगे यहाँ पे बच्चों के लिए और वृक्षारोपण भी यहाँ पे अधिकाधिक करवाना चाहेंगे। और मैं गाँव वालों को संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक गाँव का प्रत्येक परिवार कम से कम 5 पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर जरूर लगाएं। और हमारी तरफ से ग्राम पंचायत की सरपंच की ओर से, और मैं गांव का जनप्रतिनिधि हूं, मैं भी आप लोगों की तरह हूं सरपंच प्रतिनिधि, तो मेरी तरफ से भी अगर आप लोगों को कुछ सहयोग चाहिए इसमें वृक्षारोपण में, तो मैं पूरी तरह से तन मन और धन से सहयोग करेंगे। और आने वाले सभी ग्रामवासियों का इस कार्य के लिए हम स्वागत करते हैं और ग्रामवासियों को जो भी आज तक सहयोग मिला उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ठीक है, आपने समय दिया, व्यस्त आदमी, फिर भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि अगली बार फिर आपका साक्षात्कार लेंगे, तब अलग अलग बिंदुओं पर, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित है तो काफ़ी विचारशील हैं, क्यों? तो जी, तब तक आपका अनुभव और विस्तृत हो जाएगा। बिल्कुल, धीरे धीरे सर, ये तो होना ही। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके।